हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, जो अपना ACCA SBR का जो टॉपिक चल रहा है कंसोलिडेशन, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें आज एक नया टॉपिक समझते हैं, मिड ईयर एक्विजिशन। मिड ईयर एक्विजिशन मतलब वही F7 की बातें हैं, इवन F3 में भी था ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। मिड ईयर एक्विजिशन मतलब कि अगर हमने सब्सिडरी को बीच में चलते ईयर में खरीदा है, ठीक है ना, होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बीच में किसी ईयर में किया है, किसी मंथ में किया है, और हमें डायरेक्टली जो रिटेन अर्निंग्स हैं वो डेट ऑफ एक्विजिशन की गिवन नहीं है। डेट ऑफ एक्विजिशन की रिटेन अर्निंग काम आती है क्या हमारे? बिल्कुल काम में आती है। क्यों? क्योंकि हम नेट असेट्स जब गुडविल निकालते हैं तो हमें नेट असेट्स जो चाहिए होती है, नेट असेट्स के अंदर एक तो रिटेन अर्निंग आता है और एक शेयर कैपिटल आती है। ये दोनों चीज़ें किस दिन होनी चाहिए? डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल की। बट कई बार क्वेश्चन आपको ये डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन की रिटेन अर्निंग्स नहीं देगा, ठीक है। जैसे है, मान लीजिए कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को चलते ईयर में एक्वायर किया, ठीक है, एक्वायर किया 1 मई 2022 को, ठीक है ना। होल्डिंग ने एक सब्सिडरी को इस दिन कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, ये डेट ऑफ एक्विजिशन हो गई। ओके, अब क्वेश्चन में हमें रिटेन अर्निंग्स के लिए क्या बोलता है? रिटेन अर्निंग हमें देता है 1 जनवरी 2022 की, ठीक है ना, और शेयर कैपिटल भी सेम डेट की दे रखी है, 1 जनवरी 2022 की। शेयर कैपिटल आपको पता है चेंज नहीं होती, तो शेयर कैपिटल तो वैसे ही सेम रहती है, तो हम शेयर कैपिटल की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम किसकी बात करेंगे? रिटेन अर्निंग्स की। समझ गए ना, शेयर कैपिटल में तो चेंजेस आते नहीं है। अब ये जो दे रहा है, ये दे रहा है सपोज 5 लाख का रिटेन अर्निंग 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। और क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ध्यान से समझना, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 12 लाख। ये 2022 मतलब क्या है? 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का प्रॉफिट टोटल कितना है? 12 लाख का है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं प्री पोस्ट का, आपको याद होगा, प्री पोस्ट और टोटल, तो रिटेन अर्निंग 1 जनवरी 2022 की दे रखी है, ये तो ऑब्वियसली प्री पीरियड है, ठीक है ना। एक बार 12 लाख पूरा का पूरा इधर रख देते हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 17 लाख। अभी अपन ने बिल्कुल करेक्ट नहीं किया, अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है, ठीक है ना। हमें किस दिन का रिटेन अर्निंग चाहिए? 1 मई 2022 की रिटेन अर्निंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे बताओ? हमें करना पड़ेगा टाइम एडजस्टमेंट। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये पोस्ट पीरियड कब से चालू होता है बताओ? 1 मई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक, ये पीरियड जो है वो पोस्ट का पीरियड है। और प्री पीरियड कब तक का है? 1 मई 2022 तक का। बट ये 5 लाख की रिटेन अर्निंग कब की आ रही है? ये 1 जनवरी की आ रही है 5 लाख की, ठीक है। तो टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, हम बोलेंगे कि 12 लाख का प्रॉफिट पूरे 12 महीने का है, और एक अजम्पशन लेंगे हम कि ये प्रॉफिट जो है ये इवनली अकर हुआ है। इवनली मतलब एवरी मंथ इक्वल अमाउंट, मींस हम हर मंथ जो है ये प्रॉफिट इवनली अकर करते हैं, इक्वल अमाउंट में हमें कंपनी को अर्न होता है, ये हमारी अजम्पशन रहती है। मींस 12 लाख का 12 महीने का प्रॉफिट है, तो एक महीने का प्रॉफिट 1 लाख है ना। तो हमें 1 लाख
जैसे 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इनटू मुझे इसमें से 4 मंथ कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल तक का जो पीरियड है 4 महीने का प्रॉफिट, इसको यहाँ से लेस करना पड़ेगा और इधर जाके जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे 4 लाख प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 + 4 9 लाख आ जाएगा, और यहाँ से 12 लाख माइनस 4 लाख कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 8 लाख है। मतलब आपको यहाँ पे पता लग ही गया होगा कि 1 मई 2022 डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो प्री के कितने महीने हो गए, 4 महीने, पोस्ट के कितने महीने हो गए, 8 महीने। बताओ, मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम लोग ये F7 का ही रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक मैंने डिस्कशन किया है, बिल्कुल ग्राउंड पे जाके, ठीक है। और अब इसको हम ये 8 लाख को आराम से डिवाइड कर सकते हैं होल्डिंग और एनसीआई के बीच में, और ये 9 लाख कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल भी इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर ये गुडविल की कैलकुलेशन में काम में आएगा। ये नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कई बार है ना एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा दे देता है। क्या दे देता है, ध्यान सुनना बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन कहता है कि, बिल्कुल अच्छे से सुनना, कि जून 2022 में, ठीक है ना, इधर क्या हुआ, आग लग गई और उससे नुकसान हो गया 60,000 रुपीज का, ठीक है ना। और ये जो 12 लाख का प्रॉफिट था जो हम इवनली अकर कर रहे थे, ये 12 लाख का प्रॉफिट 12 लाख नहीं रहा, 12 लाख माइनस 60,000 मीन्स 11,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसकी जगह कितना प्रॉफिट हुआ है, 11,40,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे बताइए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी सब इंफॉर्मेशन सेम है कि डेट ऑफ एक्विजिशन 1 मई 2022 है, रिटेन अर्निंग्स 1 जनवरी की 5 लाख है, पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, बस 11,40,000 ड्यू टू 60,000 लॉस बाय फायर, ठीक है। ऐसे करके बोलता है। अब अपन को प्री पोस्ट वापस से बनाना है, तो क्या करोगे बताओ, प्री पोस्ट टोटल, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग्स आया, स्टार्टिंग में कितना था, 5 लाख, यहां पे कितना हुआ, 11,40,000, एक बार यहां पे लिख देते हैं पोस्ट पीरियड में, ठीक है। प्री पीरियड कौन सा है, 1 मई 2022 तक का पीरियड प्री वाला है, उससे पहले तक का 30 अप्रैल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 मई 2022 के बाद जो पीरियड है 31 दिसंबर 2022 तक, वो पोस्ट वाला है, ठीक है। 11 और 5 कितना होता है, 16,40,000, ठीक है। ये रिटेन अर्निंग्स हो गई। अब मुझे टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करना है। ध्यान रखना, आग किस दिन लगी है, जून 2022 के अंदर। अब आप ये नहीं कर सकते कि 11,40,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे आपने यहां पे किया था ना, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्या रीजन है उसके पीछे, ही बताओ, सोच के देखो एक बार, आप बिल्कुल सोचोगे तो समझ में आएगा। हम कह रहे हैं कि 60,000 जो है वो लॉस बाय फायर हो गया, कब, जून 2022 में, और ये नुकसान इस प्रॉफिट में से डिडक्टेड है, ठीक है ना भाई। जब मुझे पता है कि जून 2022 में नुकसान हुआ है, ठीक है, मैंने यहां से प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया, और अब मैं इसको 1140 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 करूंगा, तो आपको नहीं लगता कि जो 60,000 का लॉस है, ये भी हर मंथ, ध्यान से सोचना, हर मंथ
इक्वली डिवाइड हो गया 5,000 करके। सोचो क्या ये 60,000 का लॉस बाय फायर भी जो है वो पूरे 12 महीने के अंदर डिवाइड हो चुका है? कैसे भाई? ये जो 12 लाख मैंने आपको जो पहले प्रॉफिट बताया था, पहले 12 लाख का प्रॉफिट मैंने क्या कहा था, एक हमारी अजम्पशन है कि हम मान रहे हैं कि हर मंथ इक्वल प्रॉफिट हमने अर्न किया है। ठीक है, अगर आप मेरे से सर ब्रेकअप पूछो तो मैं आपको उसका ब्रेकअप भी देना चाहूंगा। ये 12 लाख का ब्रेकअप कैसे आया? मैं कहूंगा कि बिल्कुल साइड में देखो, हर महीने जो है ये 12 महीने की मैंने टेबल बना दी, हर महीने 3 लाख की रेवेन्यू होगी और हर महीने कॉस्ट कितना होगा? 2 लाख का। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हो सकता है कि आपने इसको रट रखा हो क्योंकि F7 में आता है ये, बट स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं, मैंने बहुत जगहों पे देखा है। ठीक है ना, बट अपन उसको रटना नहीं चाहते तो आपको थोड़ा समझने के लिए अपना ये खर्च करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो 1 लाख का प्रॉफिट इस तरीके से आया। आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि हर महीने ऐसा हुआ है। हर महीने सेल कितने की हुई है? 3 लाख की, और हर महीने सारे खर्चे, कॉस्ट वॉस्ट, COGS वगैरह सब मिला के 2 लाख आया है। इसीलिए हर मंथ का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। हर मंथ का प्रॉफिट 1 लाख है। ऐसे कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, ये 12 कर दिया। ठीक है, तो पूरे 12 महीने के अंदर सेम इंफॉर्मेशन यही रही है। 3 लाख की रेवेन्यू, 2 लाख की कॉस्ट, 1 लाख का प्रॉफिट। इस तरीके से करके कितना आया था? 12 लाख का ईयरली प्रॉफिट आया था, पूरे साल का था। ठीक है, मतलब हर महीने कॉस्ट 2 लाख की थी, हर महीने रेवेन्यू 3 लाख की थी। बट मैंने क्या बोला, 60,000 का जो लॉस हुआ है वो कब हुआ है? 1 2 3 4 5 6 इस जून मंथ में जाके हुआ है। यहां पे लॉस हुआ है 60,000 का। ठीक है, और हमें प्रॉफिट जो चाहिए, ये पीरियड यहां तक क्या है? यहां तक का सारा पीरियड ये प्री पीरियड है, और 4 मंथ के बाद, 4th मंथ के बाद यहां से लेकर यहां तक का आगे तक का पीरियड क्या है? पोस्ट पीरियड है। ठीक है ना, डायग्राम इतना सुंदर नहीं बना, बट लेकिन आप विजुलाइज कर सकते हो, आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये पीरियड यहां तक का 4th मंथ तक का पीरियड क्या है? प्री पीरियड है। क्लियर? अगर मैंने 11,40,000 जो, जैसे ये 1 लाख इंटू 12 लाख आया, 12 लाख में से अगर मैंने 60,000 डायरेक्टली लेस कर दिया तो कितना आया था? 1140। 1140 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 किया। जैसे ही मैंने 1140 डिवाइडेड बाई 12 किया, इसका मतलब मेरा हर मंथ जो है वो आग लग रही है। सोचो आप, हर मंथ लॉस बाय फायर हुआ है। यही तो मतलब हुआ कि आपने ये जो कॉस्ट है ना, ये 2 लाख की जगह ये 60,000 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स 5,000, और तो ये हर मंथ 2,05,000 की कॉस्ट आ रही है। तो 3 लाख माइनस 2 लाख 5,000, एक तरीके से हर महीने 95,000 का प्रॉफिट आया होगा, और इंटू 12 करने के बाद इसलिए 11,40,000 का पूरे साल का प्रॉफिट आया होगा। बताओ ये चीज सही है या गलत है? क्या हर महीने 95,000 कमाया है आपने? नहीं, आपने हर महीने 1 लाख कमाया है। केवल एक महीना जून का एक्सेप्शन था ओनली, राइट? और आप सीधा सीधा दिखने में आपको कोई भी कह सकता है, आप तो प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, आपको बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपसे स्टार्टिंग के 4 महीने का प्रॉफिट पूछूं, आग लगी है 6th मंथ में, तो आप स्टार्टिंग के 4 महीने का प्रॉफिट फट से बोल दोगे सर 4 लाख रुपए प्रॉफिट है। बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, इतने डेटा दे दिया मैंने आपको। ठीक है,
तो अगर आपने 11,40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 किया तो ये 95,000 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा। इसीलिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, जो एबनॉर्मल आइटम है, लॉस बाय फायर क्या है, एक एबनॉर्मल आइटम है, तो मुझे पहले उसका इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा। तो इफेक्ट नलीफाई करेंगे तो मेरा एक नॉर्मली प्रॉफिट कितना आता है 12 लाख, वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहां पे टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई कर सकता हूं कि इसको मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इसके बाद मैं टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई कर सकता हूं कि 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 मीन्स 4 लाख, और यहां पे जो बचेगा वो कितना बचेगा 8 लाख, और यहां पे कितना आ गया 4 लाख। तो 5 लाख प्लस 4 लाख मेरा स्टार्टिंग का प्रॉफिट कितना हो गया 9 लाख। ठीक है, और अब मैं इसमें से लॉस बाय फायर जो है, क्योंकि मुझे पता है कि 8 लाख तो मेरा प्रॉफिट आया ही नहीं, मेरा लॉस बाय फायर कितना है 60,000, अब मैं इसको यहां से लेस कर सकता हूं, तो 9 लाख आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7,40,000। तो 9 लाख और 7,40,000 कितना होता है 16,40,000। राइट, मीन्स एबनॉर्मल लॉस, ये जो लॉस बाय फायर है ये एक एबनॉर्मल आइटम है, इसे अनइवन आइटम्स भी कहते हैं। तो जब भी कभी प्रॉफिट के अंदर अगर मान लो कोई एक्सपेंस है, अनइवन एक्सपेंस है, तो वो डिडक्ट हो चुका है, तो वो किसी पर्टिकुलर मंथ का रहा होगा, बट अगर वो पहले से डिडक्टेड है और आपने फिर डायरेक्टली टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई कर दिया उसका इफेक्ट नलीफाई करे बिना, तो इसका मतलब कि वो अब हर महीने स्प्रेड हो गया है, और वो चीज गलत है। जब वो किसी पर्टिकुलर मंथ का है, अगर वो पोस्ट पीरियड का है, तो वो प्री पीरियड में भी उसका इफेक्ट शिफ्ट हो जाएगा, जैसे लॉस बाय फायर का भी शिफ्ट हो रहा था। ठीक है ना, वो फायर अगर आप सोचो तो 95,000 जो पर मंथ आ रहा था, अगर इंटू 4 करता मैं उसको, तो इट मीन्स 3,80,000, मतलब आपने 20,000 का लॉस बाय फायर स्टार्टिंग के 4 मंथ में भी बुक कर दिया। क्या वो एडजस्टमेंट करेक्ट होता? सोच के देखो, एकदम नहीं होता। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि लॉस बाय फायर मतलब अनइवन आइटम्स में कोई एक्सपेंडिचर या लॉस ही हो सकता है कि इट में भी इनकम ऑल्सो, वो इनकम भी हो सकती है। तो इनकम वो ऐड हो रखी होगी तो हमें उसको लेस करना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में बोले कि पर्टिकुलर इस मंथ में इंटरेस्ट की इनकम है, ठीक है ना। तो टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करना है, बट कब करना है? अनइवन आइटम्स के नलिफिकेशन के बाद। फिर आप टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करोगे, उसके बाद वो जो वापस से आपका जो अनइवन आइटम था उसको आप अपनी बुक्स में दोबारा ले आओ, ठीक है ना। जो आपने इसका नलिफाई किया था वापस से आपको रीस्टेट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। मतलब उसका इफेक्ट दोबारा आपको बुक्स में लाना पड़ेगा। तो ये करके एक एडजस्टमेंट था छोटा सा। इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन दे रखा है F7 के अंदर ही, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है ये। अब आपको शायद समझ में आना चाहिए। P acquired 80% of S on 1st July 2001 as retained earnings at 31st December 2001 are 15,000, ठीक है। 15,000 की रिटेन अर्निंग्स अपन को दे रखी है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है कि ओपनिंग बैलेंस है? ये ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। एस प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 8,000, ठीक है। पूरे साल का प्रॉफिट हमें दे दिया 8,000 का। इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन P मेड अ लोन टू S ऑफ 40,000 विच कैरिड अ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। बोल रहा है कि जैसे ही P ने X को एक्वायर किया, P ने एक S को लोन दे दिया। पेरेंट ने सब्सिडरी कंपनी को अपने लोन दे दिया, कितने का? 40,000 का। और पेरेंट उस पे सब्सिडरी कंपनी से इंटरेस्ट भी चार्ज करता है।
ठीक है, बताओ ये इंटरेस्ट जो है वो कौन से पीरियड में चार्ज हो रहा है, प्री पीरियड में कि पोस्ट पीरियड में? ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट पोस्ट पीरियड में चार्ज हो रहा है। सब्सिडरी कंपनी के लिए एक्सपेंस है या नहीं है? यस, सब्सिडरी कंपनी के लिए एक्सपेंस है। क्या एक्सपेंस है? इंटरेस्ट का। क्या ये नॉर्मल आइटम है इंटरेस्ट या एबनॉर्मल आइटम, मतलब एक तरीके से अनइवन आइटम्स है? ऑब्वियसली इंटरेस्ट बहुत इवन आइटम तो होता नहीं, जैसे सेल ऑफ गुड्स जो होता है, सेल ऑफ स्टॉक, वो इवन आइटम होता है, वो होता रहता है। बट ये जो सब्सिडरी कंपनी का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, मतलब ब्याज, ठीक है, कोई नॉर्मल चीज तो होती नहीं है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आप करके देखो एक बार कि आपसे होता है या नहीं होता, प्री, पोस्ट और टोटल। प्री पीरियड कौन सी डेट तक का है? 1 जुलाई 2001 तक का। पोस्ट पीरियड कहां से कहां तक है? 1 जुलाई 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक, ये पोस्ट पीरियड है, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स हमें किस डेट की दे रखी है? हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ध्यान से देखिए, 31 दिसंबर 2001 का 15,000 का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। इसको मेरे को अगले पेज पे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है, यहां पे स्टार्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि प्रॉफिट पूरे साल का, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब पूरे 12 महीने का जो प्रॉफिट है वो 8,000 है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार 8,000 यहां लिख दूं, पूरा का पूरा 12 महीने का, ठीक है, तो ये तो पूरे 12 मंथ का प्रॉफिट है, ध्यान से, और ये 31 दिसंबर तक की रिटेन अर्निंग्स है। तो 15,000 माइनस 8,000 कितना होता है? 7,000। ये कौन सी डेट का बैलेंस निकल गया सोचो? 1 जनवरी 2001 का, ठीक है, और ये पूरे के पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है। तो अब ये हम किसका एडजस्टमेंट करते हैं बताओ? सब्सिडरी कंपनी का बनता है ये स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल असेट्स या स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बना रहे हैं हम, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 जो होता है वो बना रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये जो एस ने एक्सपेंडिचर, एस ने अपनी बुक्स में एक्सपेंडिचर बुक किया होगा 40,000 का 10%, और क्या लिखा है? इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है। ये इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है ये ऑलरेडी पूरे साल के प्रॉफिट में से डिडक्टेड होगा या नहीं होगा? भाई ये साल का प्रॉफिट किसका है? सब्सिडरी का, और सब्सिडरी ने एक अपनी बुक्स में एक्सपेंस बुक कर रखा होगा। कितने का एक्सपेंस बुक कर रखा होगा? 40,000 का 10% का 6 मंथ्स का। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो 40,000 का 10% 4,000, 4,000 का हाफ मतलब 6 महीने का 2,000 का एक्सपेंडिचर ऑलरेडी डिडक्टेड है 8,000 के प्रॉफिट में से। समझिए बात को, ये प्रॉफिट 8,000 का नहीं रहा होगा, 10,000 का होगा। 10,000 में से 2,000 का इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है, तब जाके 8,000 आया है। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि टाइम एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि ये 8,000 पूरे साल भर का प्रॉफिट है, ठीक है। मुझे तो 1 जुलाई का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने का प्रॉफिट मुझे इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा इस 8,000 में से। बट क्या मैं डायरेक्टली शिफ्ट कर दूं क्या? अगर मैंने 8,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 किया, सोच के देखो जरा, तो ये इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर भी मंथली डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर का इफेक्ट जो है वो नलीफाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 7,000 और 10,000। अब ये 10,000 जो है वो सही प्रॉफिट आया है, इसको मैं आराम से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। मेरे को अलग पेज पे करना पड़ेगा, प्री, पोस्ट और टोटल। कितना कितना आया? 7,000 और 10,000।
अब मैं यहां पे अप्लाई करता हूं टाइम एडजस्टमेंट। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 कितना आएगा? 5,000। 5,000 यहां से डिडक्ट हो जाएगा। तो 7 + 5 कितना? 12,000। ये तो 1 जनवरी का था, फिर 6 महीने का प्रॉफिट और जुड़ गया, तो हम यहां पे 1 जुलाई 2001 के प्रॉफिट पे पहुंच गए, राइट। और यहां पे कितना आ गया? 5,000। बट हमने ये 5,000 जो पोस्ट है, इसमें से हमें इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर जो लेस होना चाहिए था वो हमने ऐड कर दिया, तो वापस से लेस करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 12 और 3 वापस से अगेन 15,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बांट सकते हैं होल्डिंग और एनसीआई के रेशो में। इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट वर द एस रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन। तो हमसे तो परसेंटेज डिवाइड करने के लिए नहीं पूछा, बस सब्सिडरी कंपनी की रिटेन अर्निंग्स पूछिए एक्विजिशन डेट पे। तो सब्सिडरी कंपनी की ठीक तरीके से जो रिटेन अर्निंग निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 12,000 निकलेगी, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, F7 का ही क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। बस मैंने आपको इसको समझाया है, जो थोड़ा सा डेप्थ में जाकर समझाया है। हो सकता है कि आप कॉन्सेप्चुअली आपने इतनी तरीके से नहीं समझा है, हो सकता है F7 के अंदर या F3 के अंदर भी ये टॉपिक था, ठीक है। तो आपको इस आज की क्लास से समरी में क्या पता लगना चाहिए कि जब भी कभी भी अनइवन आइटम्स होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट है, तो अनइवन आइटम्स मतलब जो कभी कभार होते हैं, तो उसको हमें पहले नलीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे, और उसके बाद वापस से जो अनइवन आइटम हमने नलीफाई करा है उसको रीस्टेट वापस से बुक्स में लाना पड़ेगा। अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो हमने पहले उसको जैसे ऐड कर रखा है, तो बाद में उसको लास्ट में लेस करना पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग टाइम एडजस्टमेंट। और सोच के देखो ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल सोच लो कि 3 लाख की हर महीने सेल है, 2 लाख का हर महीने एक्सपेंडिचर है, तो 1 लाख का प्रॉफिट हर महीने आ रहा है, ठीक है। फिर आप सोचो कि किसी पोस्ट पीरियड में चलो आग लग गई होगी या चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, तो 60,000 का लॉस हो गया किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर। तो अगर आप जो प्रॉफिट आया वो 12 लाख माइनस 60,000 11 लाख 40,000 आया, अगर आप 11 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे, तो जो 95,000 जो फिगर आया, सोचो वो हर महीने 95,000 आ गया, इसका मतलब है ना। तो क्या हर महीने आग लग रही थी क्या हर महीने चोरी हो रही थी क्या? तो वो गड़बड़ हो गया, क्लियर क्या। तो अनइवन आइटम्स का इफेक्ट पहले नलीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको बुक्स में, उसके बाद ही टाइम एडजस्टमेंट करके उसको वापस से बुक्स में लाना पड़ता है, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें 2 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, आपने सुना होगा, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन और अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर हम मशीनरी के अंदर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप रिवीजन करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।